आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफ्थिस यमन के दारुल हुकूमत पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने तमाम लोगों से, तमाम फरीक़ैन से बात की है। तो वो अपन अमन मुज़ाकरात की तैयारी में है। इस दौरान ग्रिफ्थिस हौसी जंगजुओं से मुज़ाकरात करने वाले हैं। ग्रिफ्थिस के इस दौरे का मकसद यमनी हुकूमत और हौसी जंगजुओं को साल के आखिर में स्वीडन में मुनक्किद अमन मुज़ाकरात में शरीक होने के लिए तैयार करना है। हालांकि सितंबर में दौरा ऐसे वक्त में अमल में आया है जब हौसी जंगजुओं और यमनी हुकूमत ने जंगबंदी का ऐलान करते हुए अमन मुज़ाकरात में शामिल होने पर रजामंदी जाहिर की है। हालांकि पीर को यमन के शहर अल हदीदा में दोनों फरीक़ैन के दरमियान दोबारा खूनी झड़पें शुरू हो गई। यमनी हुकूमत का कहना है कि यमन में अमन उसी वक्त कायम हो सकता है जब अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के जरिए पेश की गई करारदाद को मंजूर कर लिया जाए। आपको बता दें कि पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के रुकन बरतानिया ने काउंसिल के दीगर अरकान को एक करारदाद का मुसव्वदा तकसीम किया था, जिसमें कि यमन में जंग बंदी पर जोर दिया गया और कहा गया कि सिविलियन आबादी पर हमले बंद किए जाएं और हदीदा तक बगैर रोक टोक रसाई हासिल होनी चाहिए। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट शौकत भारती साहब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलमी उमूर के माहिर हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो शौकत भारती साहब, जिस तरह से ये एक कोशिश शुरू हुई है यमन के हवाले से, अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफ्थिस यमन के दारुल हुकूमत सना पहुंचे हैं, कितनी उम्मीद है आपको इनसे वाबस्ता है? देखिए, उम्मीद तो है और इसको करना भी चाहिए। जब 85 हजार बच्चे गायब हो जाए, जब लोगों की हड्डियां दिखाई देने लगे, जब लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, अब इस सिचुएशन के अंदर भी अगर यूनाइटेड नेशन की टीम इंसानियत की हैसियत से नहीं सोचेगी तो कब सोचेगी? तो हमें उम्मीद यह है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन इस पर हमें उम्मीद है कि अच्छे एक्शन लेगा और सबसे पहले जंग को पूरी तरीके से रोकना है, ठीक है, और उन लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगाना है जो अपना इंटरफेरेंस यमन में चाहते हैं और अपने इंटरेस्ट के चक्कर में यमन को जो है वो हिट कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि स्वीडन में अमन मुज़ाकरात में दोनों ही जो फरीक हैं वो शामिल हो पाएंगे, यमनी हुकूमत और जंगजू? देखिए, ऐसा है कि हौती तो बार बार पीस की बातचीत कर रहा है। सबसे पहले अगर यूनाइटेड नेशन सऊदी अरेबिया और यूएई को कंट्रोल कर ले, सारा डिस्टर्बेंस जो है वहीं से है। बात करने की बात तो हो रही है जी। ये तो बात करने का टाइम मांगते हैं, बीच में चाहते हैं कि हमें सारे कब्जों को बढ़ाकर हम खत्म कर देंगे। तो ये जो डबल रोल चल रहा है इसको रोकना पड़ेगा और ये तभी रुक पाएगा जब अमेरिका इसके अंदर पूरे तरीके से इंटरफेरेंस करेगा, सख्ती से। तो क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? मेरा सवाल यही है, जो जमीनी हालात हैं और जो कुछ सियासत चल रही है इसके पीछे, उसको देखते हुए जी इस वक्त ये है कि इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर भी खाशोगी के मर्डर की वजह से जो है बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्टअप हो चुका है। मिड टर्म पोल में ट्रंप के ऊपर लगाम टाइट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वक्त कोई ना कोई हल निकलेगा। पहले जैसी बातचीत न सऊदी अरबिया की रह गई है, न ट्रंप की रह गई है। कम से कम एक दबाव बना है और इसका फायदा भी होगा, क्योंकि यमन के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए और यही शायद वजह है कि दोनों ही फरीक कम से कम बातचीत के लिए आए हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। आवाम परेशान है, बच्चे परेशान हैं, तिब्बी सहूलियात का जबरदस्त फुकदान हो गया है और ये एक बहुत बड़ी जरूरत भी है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अब मामला कुछ और उसकी उम्मीद भी कर रहे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद। बहुत शुक्रिया आपका शौकत भारती साहब, इस अहम खबर पर अपनी अहम राय रखने के लिए। जी शुक्रिया। इधर तुर्की के वजीर दाखिला के हवाले से मिली खबर के मुताबिक तुर्की की एक अदालत ने 74 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई और यह सजा 2016 में फौजी बगावत में मुलव्वस होने के पादाश में सुनाई गई है। सजा सुनाए गए अफराद में कई फौजी भी शामिल हैं। हालांकि यह वाज़ेह नहीं हो पाया कि सजा पाने वालों में कितने फौजी ओहदेदार शामिल हैं। इन अफराद के खिलाफ बाकायदा फर्द जुर्म आयद किया गया था और मुकदमे के दौरान उन्हें जेलों में रखा गया था। आपको बता दें कि 15 जुलाई 2016 को हुकूमत के खिलाफ बगावत में 240 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे और इस बगावत का मकसद सदर तैयब अर्दगान की हुकूमत का तख्ता पलटने की कोशिश था और इसमें जंगी सामान और टैंकों की मदद भी हासिल की गई थी। इस दौरान हलाक होने वालों की अक्सरियत आम शहरियों की थी और तुर्की हुक्काम ने इस बगावत का इल्जाम
अमेरिका में मुकीम मजहबी रहनुमा फतेह उल्लाह गोलन पर लगाया था और उनके हामियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस शक की बुनियाद पर 1,60,000 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें तालीमी माहिरीन, फौजी और सरकारी मुलाजमीन शामिल थे। इन लोगों के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करके उन पर मुकदमे चलाए गए और बड़ी तादाद में लोगों को जेलों में रखा गया था। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने ईरान के रहबर आला खामनाई की शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो दहशतगर्द जमातों की माली मदद का सिलसिला बंद करें। ट्वीट पर अपने बयान में माइक पोम्पियो ने कहा कि अगर कोई भी मुल्क शाम के लिए माली इमदाद या तेल की खेप भेजेगा या अमेरिकी पाबंदियों से फरारी की कोशिश करेगा तो उसे खतरनाक नताइज भुगतने होंगे। एक दिगर ट्वीट में अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि खामनाई को चाहिए कि ये फैसला कर लें कि वो ईरान के अवाम का माल ईरानी अवाम पर खर्च करना चाहते हैं। बशर अल असद, हिजबुल्लाह और हमास और दिगर दहशतगर्दों की फंडिंग के मंसूबे तैयार करने से ये ज्यादा अहम है या नहीं। मशरकी लीबिया के शहर तबरक में बंदूक बरदार लोगों ने मिस्र के 16 मजदूरों को अगवा कर लिया है। ये वाकया उस वक्त सामने आया है जब मजदूरों के लीबियाई कॉन्ट्रैक्टर या उसके मिस्री पार्टनर के साथ पैसे के लेन देन को लेकर तनाजा चल रहा था। लीबिया के कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मिस्री पार्टनर पर इल्जाम लगाया है कि वो 1 लाख लीबियाई दिनार लेकर फरार हो गया है, जबकि मजदूरों के साथियों का कहना है कि इस वाकये के 4 दिन बाद मजदूरों को अगवा किया गया है। ये मजदूर अल हरदा रियासत के कफरुल शेख नामी गांव के रहने वाले थे। गांव में मौजूद इन मजदूरों के अहल खाना का रो रो कर बुरा हाल है। इन लोगों का मुतालबा है कि उनके रिश्तेदारों को तलाश करने के लिए मिस्र के सदर और वजीर आजम को आगे आना चाहिए। हालांकि इस मामले में मिस्र के किसी अफसर का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। इस वाकये ने लीबिया में मौजूद हजारों मिस्रियों की किस्मत को खतरे में डाल दिया है और उनमें से ज्यादातर लीबिया में सस्ते मजदूरों के तौर पर काम करते हैं। अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने पेरिस में एक आशाइया के दौरान फ्रांसीसी वजीर आजम एडोर्ड फिलिप से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान असलहे की खरीद फरोख्त पर और फौजी मशकों के बारे में बातचीत होने का इम्कान है। हालांकि इससे पहले बुध को पेरिस की अदालत ने फ्रांस के एक ग्रुप ने क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद के खिलाफ मुकदमा दाखिल कराया है, जिसमें उन पर जंगी जराइम, यमन में इंसानी हुकूक की पामालियों का इल्जाम लगाया गया है। पेरिस की अदालत में मुकदमा दायर होने के सबब सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमीरात के बीच हथियारों की फरोख्त को रोकने के लिए फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रोन पर काफी दबाव बढ़ता जा रहा है। मुत्तहदा अरब अमीरात ईरान की सरपरस्ती में हौसी बागियों से लड़ने वाले इत्तेहाद की क़यादत करता है। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर ले रहे हैं। दुनिया भर की और भी खबरों के साथ हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज।
आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी की 500वीं यौम पैदाइश पर हुकूमत हिंद करतारपुर साहब तक कॉरिडोर की तामीर करेगा। बुध को मरकजी काबीना की मीटिंग में इसका फैसला लिया गया है और बाद में वजीर खजाना अरुण जेटली ने इसकी इत्तला भी दे दी। पंजाब सरकार में वजीर नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान दौरे के बाद से ही करतारपुर साहब कॉरिडोर की बात जोरों पर थी और अब इस पर मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। वहीं राजनाथ सिंह ने इत्तला दी है कि मरकजी हुकूमत इस त्योहार को बड़े पैमाने पर मनाएगी। सरकार गुरदासपुर जिले से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक करतारपुर कॉरिडोर की तामीर करेगी, जहां सभी सहूलत मुहैया कराई जाएंगी। इस कॉरिडोर से लोगों को करतारपुर साहिब जाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा पाकिस्तान सरकार से अपील की जाएगी कि वो अपने इलाके के हिस्से में इसके लिए सहूलत बढ़ाएं। सरकार ने इसके अलावा यह भी फैसला किया है कि पंजाब के कपूरथला जिले में आने वाले सुल्तानपुर लोधी शहर को स्मार्ट सिटी के तौर पर डेवलपमेंट किया जाएगा। और आपको यह भी बता दें कि इस शहर को पिंड बाबे नानकदा के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान भी इस महीने के आखिर में कॉरिडोर बनाना शुरू कर देगा। इमरान खान खुद इसकी शुरुआत करेंगे, हालांकि इसकी तारीख तय नहीं हुई है। कॉरिडोर 2019 तक पूरा हो सकता है। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों की एक मुस्बत पहल। बाबा गुरु नानक जी की और करतारपुर जो है वो उनकी बर्थ प्लेस है। सो जो हमारे सिख भाई हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा ओकेजन है और उसी को हमने, हमारा जो मकसद है वो रीजन में हम पीस की बात करते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो, हम अमन की बात करते हैं। उसी पॉलिसी को लेके हम इस पे भी आगे बढ़े। और हमारे साथ इस्लामाबाद पाकिस्तान से हमारे रिपोर्टर अनस मलिक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। अनस, दोनों मुल्कों की साझा ये पहल है और इमरान खान ने भी हालांकि इसका पहले ही वादा कर दिया था जब नवजोत सिंह सिद्धू उनके हलफ बर्दारी तकरीब में पहुंचे थे। हिंदुस्तान भी मुस्बत पहल कर रहा है। एक बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कितने वक्त में पूरा हो जाएगा? जी बिल्कुल इमरान, आज एक बिलाखिर कुफर टूटा खुदा खुदा करके जिसे हम कह सकते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कशीदगी चल रही थी सिफारती सतह पर, सियासी सतह पर दोनों ममालिक के दरमियान। आज हमने देखा कि भारतीय साइड ने पाकिस्तानी जो प्रपोजल था उसको फाइनली भारतीय काबीना ने आज एक्सेप्ट किया। उसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर खारजा ने जिसको उसकी तस्दीक की और बाद में फिर हमने देखा कि पाकिस्तानी जो वज़ीर खारजा है उनका ट्वीट भी आया। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान 28 नवंबर को, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान 28 नवंबर को इस महीने की गोया आज से 6 दिन बाद करतारपुर का कॉरिडोर का संग बुनियाद रखेंगे। ये कॉरिडोर तकरीबन 2.5 किलोमीटर पाकिस्तानी साइड पे आएगा, जबकि 1.5 किलोमीटर इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इसकी तामीर जो है वो इंडिया में होगी। जो 2.5 किलोमीटर पाकिस्तानी साइड के हैं वो दोनों तरफ से बाड़ लगाई जाएगी और बाड़ लगा के इसको एक महफूज रास्ते के तौर पे बनाया जाएगा, जिसके जरिए दोनों तरफ के जो आने और जाने वाले लोग हैं उनको वीजे की सहूलत दरकार। बिल्कुल, ये भी आपसे जानना चाहेंगे अनस कि इससे जो यहाँ से जो तीर्थयात्री जाएंगे, जो अकीदतमंद वहां पर पहुंचेंगे, सिख अकीदतमंद, उनको कितनी आसानी हो जाएगी पहले के मुकाबिल? मतलब ये हमें समझाने की जरूर कोशिश कीजिएगा हमारे नाजरीन को कि कितनी आसानी से वहां पहुंचा जा सकेगा जो अभी तक नहीं हो पा रहा था। जी बिल्कुल इमरान, जो दर्शन पॉइंट है इंडिया में गुरदासपुर की साइड पे, वहां से लेकर करतारपुर जो पाकिस्तानी गुरुद्वारा है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है। अगर हम दरिया रावी का बीच का 500 मीटर मिलाते हैं तकरीबन 4 किलोमीटर का ये फासला बनता है। एक गुरुद्वारे की छत पे खड़े होकर दूसरा साइड हम बड़े क्लियरली देख सकते हैं। तो ये आप इससे ये जब करतारपुर कॉरिडोर बन जाएगा तो उससे दोनों अतराफ के जो सिख यात्री हैं, जो भी यात्री हैं, उनको वीजा दरकार नहीं होगा। उनको अपने साथ एक सरकार की कोई भी डॉक्यूमेंटेशन साथ लानी होगी, जिसके जरिए उनको एक पर्ची दी जाएगी। उस पर्ची के जरिए वो अपने अपने मुल्क में, अगर पाकिस्तानी को इंडिया में दर्शन पॉइंट पे जाना है और अगर इंडियंस को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब पे आना है तो बगैर वीजे के वो आमद-रफ्त कर सकेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम होगा जिसमें वो आमद-रफ्त कर सकेंगे और उसी दिन उनको वापस जाना होगा। जी, उसी दिन उनको वापस भी लौटना होगा, मतलब दर्शन करके, जियारत करके तुरंत वापस भी लौटना होगा। इंडिया वालों को वापस इंडिया और पाकिस्तान वालों को वापस पाकिस्तान। दोनों सरकारें इस पर पूरी तरह से सहमत हैं। और कितना वक्त आप बता रहे हैं इसमें लग जाएगा? 2019 में कब तक ये तैयार हो जाएगा? जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान ने, क्योंकि इनको खुद ओवरलुक कर रहे हैं और इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं, तो उन्होंने जो डेडलाइन दी है रेलिवेंट मिनिस्ट्रीज को वो दी है 31 अगस्त 2019 तक। ये 31 अगस्त 2019 से पहले ये करतारपुर कॉरिडोर तैयार कर लिया जाए, ताकि जब नवंबर 2019 में गोया आज से पूरे 1 साल बाद जब बाबा गुरु नानक का 550वां बर्थडे सेलिब्रेशन होंगी
तो उसके लिए जो साइरीन की आमद और रफ्त का सिलसिला है वो आसानी से किया जा सके। तो गोया लगभग 10 महीने का वक्त सरकार होगा और इमरान खान ने खुद ये टास्क दिया है, खुद लोग करेंगे और इसी के असर में, इसी कंटिन्यूएशन में वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान खुद 28 नवंबर को इसका संगे बुनियाद रखेंगे। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इसको बहुत बेहतर तरीके से हुकूमत इसको लेकर के सिखों के बीच में, सिख अक़लियतों के दरमियान इस बात को कह रही कि ये गुरु नानक जयंती पर एक बहुत बड़ा तोहफा है और इसको बहुत अच्छे तरीके से सहूलियातों से लैस इस कॉरिडोर को हम तैयार करेंगे। आपके यहाँ हुकूमत क्या कह रही है सिख अक़लियतों से वहाँ की, और क्या इसे भी एक तोहफे के तौर पर, गुरु नानक जयंती के तौर पर देने की बात कह रहे हैं इमरान खान, आपके वजीर आजम या वहाँ के लीडरान? जी बिल्कुल, जो वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का ट्वीट आया उसमें भी उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान जो है इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखता है। साथ साथ हमने देखा कि इंफॉर्मेशन वजीर इत्तलात इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी का भी ये बयान आया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, भला चाहे वो भारत के साथ हो चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो, पाकिस्तान अपने हर हमसाये के साथ अमन चाहता है। तो पाकिस्तान में इस बयान को, इस डेवलपमेंट को लेके काफी ज्यादा वेलकम किया जा रहा है। इमरान खान खुद या इमरान खान से पहले भी जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी वो भी पीपल टू पीपल, आम लोगों के दरमियान में, कॉन्टैक्ट के दरमियान काफी ज्यादा उसको पुश करते थे, काफी ज्यादा उस पर जोर देते थे। इमरान खान ने अपनी 26 जुलाई को जो उनकी तकरीर की, जो विक्ट्री स्पीच थी, उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि भारत के साथ अमन की जो जरूरत है उनको उनसे कोई नहीं समझ सकता। और इसीलिए इमरान खान के पर्सनल इंटरेस्ट के बाद मैं आपको बड़े वसूख से बता सकता हूँ, क्योंकि हमने रियान ने ये डॉक्यूमेंट रिव्यू किए, पाकिस्तानी वज़ारत खारजा के और भारतीय वज़ारत खारजा के दरमियान में जो एक्सचेंज हुआ, साथ साथ इंटरेस्ट था। कम से कम 4 खतूत ऐसे थे जो वजीर आजम इमरान खान के ऑफिस से जनरेट हुए और वज़ीर खारजा को हिदायत के मुताबिक, क्योंकि वो कंसल्टेशन के इसका हिस्सा थे और वजीर आजम इमरान खान की वजह से खुद इसमें इंटरेस्ट, काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। तो पाकिस्तान में जो अक़लियतें हैं वो इस फैसले को लेके काफी ज्यादा खुश हैं, खासतौर से हिंदू कम्युनिटी और सिख जो कम्युनिटी के जो हमारे भाई हैं वो भी काफी ज्यादा खुश हैं। तो अब देखना ये है कि अगले साल तक जो डेडलाइन दी जा रही है, क्या उसमें ये 2.5 किलोमीटर का जो पाकिस्तान या पैच है वो किस तरह नाफिजुल अमल और कंप्लीट होता है कि नहीं। जी इमरान, शुक्रिया अनस मलिक इस्लामाबाद से आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस पहल का वेलकम किया जा रहा है और दोनों ही हुकूमतें इसको टारगेट सेट कर चुकी हैं और जल्द से जल्द इस कॉरिडोर को तैयार किया जाएगा और इसका एक टाइम मुकर्रर कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी दोनों तरफ के तीर्थयात्रियों के लिए। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान 2 दिन के मलेशिया के सरकारी दौरे पर हैं और ये इमरान खान का बतौर वजीर आजम पहला दौरा है। इमरान खान ने मलेशिया में अपने हम मनसब डॉक्टर महातिर मोहम्मद समेत मलेशिया के सुल्तान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन, कारोबार के फरोग, सनतों में सरमायाकारी और दहशतगर्दी के खात्मे समेत कई मुआहदे किए हैं। मलेशिया के वजीर आजम महातिर मोहम्मद के साथ इमरान खान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुआहदों के बारे में जानकारी भी दी। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद एलामिया भी जारी किया गया जिसके मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान वीज़ों के जुज़वी खात्मे का मुआहदा भी हुआ और दोनों मुल्कों के दरमियान यह भी तय पाया गया कि आइंदा साल इस्लामाबाद में पाकिस्तान मलेशिया की पहली मुश्तरका मशावरत होगी। और इस मुश्तरका एलामिया में मजीद कहा गया है कि दहशतगर्दी को किसी मजहब से मुंसलिक नहीं किया जा सकता। दोनों मुल्कों ने दिफाई ताउन के लिए मफाहमत का भी भरोसा दिलाया है और पाकिस्तान ने मलेशिया की कंपनियों को खुसूसी इक्तिसादी जोन में सरमायाकारी करने की दावत भी दी है। इमरान खान ने मलेशिया के पीएम को पाकिस्तान आने की दावत दी है जिसे उन्होंने कबूल कर लिया है। Malaysia had a long relationship and mostly it has been a close relationship and we have also been trading with each other. But we find that we have some internal problems which are similar within Malaysia and Pakistan. And I had a 4-eyed meeting with the Prime Minister. We discussed these issues and ways and means of tackling them. I'm very pleased with our morning discourse. We exchange views about trade. Of particular interest for Pakistan is we have this huge untapped tourism potential, and Malaysia has developed tourism resorts which we really want to
have placed in Pakistan, because we have tourism spots, but we don't have resorts. हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजियों ने मुश्तरका ट्रेनिंग वज्र प्रहार महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में पीर को शुरू की है और इसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रेगिस्तानी और देही इलाकों में 12 दिन तक मुश्तरका ट्रेनिंग की जा रही है। फौजी जराये ने बताया कि यूएसए प्रशांत कमान के स्पेशल ग्रुप के एक अफसर और 10 दीगर रैंकों का एक दल इंडियन स्पेशल फोर्स के साथ मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचा था और ये दोनों फोर्स अगले 12 दिनों तक रेगिस्तान और देही इलाकों में ट्रेनिंग कर रही हैं। ट्रेनिंग और मुश्तरका ट्रेनिंग के आखिरी में खुसूसी फोर्स अपनी 3 दिन की स्पेशल ट्रेनिंग भी करेगी। इराक ने पड़ोसी मुल्क शाम में सख्तगीर जंगजू ग्रुप दाइश के ठिकानों को लेकर के सख्ती शुरू कर दी है और इसको लेकर के लगातार कार्रवाई की जा रही है। पड़ोसी मुल्क शाम में सख्तगीर जंगजू ग्रुप दाइश के ठिकानों पर फिजाई हमले किए हैं। जराये के मुताबिक इराकी फौज के लड़ाका तैयारों ने दाइश की जेर इस्तेमाल 2 इमारतों पर बमबारी भी की और दाइश के असलहा डिपो को तबाह कर दिया। इन दोनों इमारतों में दाइश के 40 जंगजू हलाक हुए हैं। लड़ाका तैयारों में सबसे पहले उस इमारत पर हमला करके तबाह किया गया जिसमें दाइश का असलहा रखा हुआ था। इस फिजाई हमले में दाइश के 10 जंगजू मारे गए हैं, जबकि दूसरे हमले में तबाह की गई इमारत में दाइश के तकरीबन 30 दहशतगर्द मारे जाने की खबर है। आपको बता दें कि 2014 में इराक में शिकस्त के बाद अब दाइश ने शाम के सरहदी इलाकों में अपने अड्डे बना लिए हैं। केनिया के जुनूब मशरक़ी साहिली शहर खलीफी में एक बंदूक बरदार ग्रुप ने हमला करके इटली की एक खातून को अगवा कर लिया, जबकि 5 दीगर अफराद को शदीद तौर पर जख्मी भी कर दिया। खलीफी शहर के रिहायशी इलाके में सुबह के वक्त एक बंदूक बरदार ग्रुप जो कि AK-47 राइफल लिए हुए था, उन्होंने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और एक फलाही तंजीम में काम करने वाली इटली की खातून को अगवा करके ले गए। इधर सोमालिया में अमेरिका के हवाई हमलों में दहशतगर्द ग्रुप अल शबाब के 37 दहशतगर्द मारे गए हैं। अमेरिकी फौज के हवाले से यह खबर मिली है। फौज ने एक बयान में कहा कि इन हवाई हमलों में कोई आम शहरी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह हमले पीर को किए गए थे। पहले हमले में 27 और दूसरे हमले में 10 दहशतगर्द मारे गए। बयान में कहा गया कि हमले सोमालिया की सरकार की हिमायत के साथ किए गए और आपको ये बता दें कि एक लंबे अरसे के बाद सोमालिया पर इस नौयत के हमले किए गए हैं। लातीनी अमेरिका के मुल्क ग्वाटेमाला में फ्यूगो आतिशफिशा के फटने से उसके इर्द गिर्द के इलाकों में तकरीबन 4000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। जुनूबी मगरबी शहर एंटीगा में वाक़ई ये आतिशफिशा उबल पड़ा और वहां से राख और लावा निकलना शुरू हो गया। फायर फाइटर्स ने आतिशफिशा के ढलानी इलाकों में रहायशी पजीर अफराद के इनखला में मदद की। बहुत से अफराद ने खेलों के मैदान में पनाह ली हुई है। नाज़रीन, वर्ल्ड न्यूज में भी इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।